बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ ज़ुहैब अकरम। आई एम योर फिज़िक्स टीचर। आज हम स्टूडेंट्स इंजीनियरिंग डिवीज़न 1 मेजरमेंट्स को डिस्कस करेंगे। आइए चलते हैं बोर्ड की तरफ। जी स्टूडेंट्स, मेजरमेंट्स, आज के लेक्चर में हम कौन से लर्निंग ऑब्जेक्टिव सीखेंगे, एक बार उस पे नज़र डाल लेते हैं। स्टूडेंट, आज हम इंट्रोडक्शन टू फिजिक्स, नेक्स्ट फिजिकल क्वांटिटीज, उसके बाद इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, देन एरर्स एंड सिग्निफिकेंट फिगर्स को डिस्कस करेंगे। इसमें स्टूडेंट्स जो सबसे पहला पॉइंट है इंट्रोडक्शन टू फिजिक्स। स्टूडेंट, आपकी फर्स्ट ईयर जो फिजिक्स है उसके पहले 2 पेजेस आपने रीड आउट कर लेने हैं। उसमें जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसे आपने मार्क करके मेमोराइज कर लेना है, ये उसी के रिलेटेड है। आज हम स्टूडेंट स्टार्ट करेंगे फिजिकल क्वांटिटीज को। तो आइए देखते हैं फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती हैं। स्टूडेंट, ऑल मेजरेबल क्वांटिटीज आर कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटीज। इसकी टोटल स्टूडेंट 3 टाइप्स होती हैं। आइए देखते हैं वो टाइप्स कौन कौन सी हैं। सबसे पहले स्टूडेंट बेसिक क्वांटिटी। बेसिक क्वांटिटी टोटल स्टूडेंट 7 होती हैं। हम बाद में डिस्कस करेंगे कि कौन कौन सी बेसिक क्वांटिटीज होती हैं। नेक्स्ट स्टूडेंट डिराइव्ड क्वांटिटीज। ये डिराइव्ड क्वांटिटीज फिक्स नहीं है, ये तादाद में काफी ज्यादा हैं, ये अभी तक जो है वो डिराइव हो रही हैं, इस वजह से यहां पर इनफाइनाइट लिखा हुआ है और ये डिराइव्ड क्वांटिटीज इनफाइनाइट क्वांटिटीज ही होती हैं। नेक्स्ट सप्लीमेंट्री। स्टूडेंट, सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज टोटल 2 होती हैं। हम थोड़ा सा लेक्चर के आगे जाके डिस्कस करेंगे वो 2 सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज कौन कौन सी हैं। इसके रिलेटेड स्टूडेंट एक शॉर्ट क्वेश्चन और एक एमसीक्यू हम डिस्कस करते हैं। तो आइए देखते हैं वो एमसीक्यू क्या है। इन एसआई यूनिट नंबर ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज आर। स्टूडेंट गौर से सुनिएगा, इन SI unit number of physical quantities are, options are alpha 7, beta 3, charlie 2 and delta infinite। स्टूडेंट, ये जो MCQ है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो है वो ECAT में काफी बार रिपीट भी हो चुका है, तो इस वजह से इस पे फोकस करिएगा। स्टूडेंट क्या करते हैं, फिजिकल क्वांटिटी पे इधर देखते हैं SI यूनिट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, और वो फौरन फोकस करते हैं बेस क्वांटिटीज की तरफ। क्लियर? तो इसमें आपने याद रखना है ये बेस क्वांटिटी नहीं है, इसमें जो कीवर्ड है दैट इज फिजिकल क्वांटिटीज। और अभी मैंने यहां पर डिस्कस किया कि फिजिकल क्वांटिटीज टोटल कितनी हैं। स्टूडेंट एक बार फिर इस पे नजर जो है वो दोहरा लेते हैं। सबसे पहले आपके पास ये क्वांटिटी आ जाएगी बेस क्वांटिटी, उसके बाद डिराइव्ड क्वांटिटीज और उसके बाद सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज। बेस अगर देखें तो 7 है, सप्लीमेंट्री अगर देखें तो 2 है, और अगर डिराइव्ड की बात करें तो इनफाइनाइट है। तो स्टूडेंट इन तमाम क्वांटिटीज का सम करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा इनफाइनाइट। क्लियर? तो इसका जो राइट ऑप्शन बनेगा दैट इज डेल्टा। अगर स्टूडेंट इसमें बात करता कि बेस क्वांटिटीज कितनी हैं तो हम अल्फा ऑप्शन को चूज करते दैट इज 7। अगर इसमें बात होती सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज कितनी हैं तो हम सिंपल जो है वो चार्ली सेलेक्ट करते, मगर यहां पर चूंकि फिजिकल क्वांटिटीज की बात हो रही है तो वो इनफाइनाइट होंगी, तो इसका जो राइट ऑप्शन स्टूडेंट बनेगा दैट इज डेल्टा। नेक्स्ट पॉइंट के लिए स्टूडेंट्स हम अपने नेक्स्ट बोर्ड की तरफ मूव करते हैं। जी स्टूडेंट्स, अब बात करते हैं मेजरमेंट ऑफ बेस क्वांटिटीज। बेस क्वांटिटीज की मेजरमेंट्स में स्टूडेंट्स 2 स्टेप्स इन्वॉल्व हैं। वो स्टेप्स कौन कौन से हैं? सबसे पहला स्टूडेंट स्टेप है चॉइस ऑफ स्टैंडर्ड। सेकंड स्टेप है दैट इज एस्टेब्लिशमेंट ऑफ प्रोसीजर। क्या प्रोसीजर जो है वो एस्टेब्लिश कर ले कि किस तरह आपने क्वांटिटीज को मेजर करना है। अगर हम बात करें चॉइस ऑफ स्टैंडर्ड की तो इसमें हम बात करते हैं स्टूडेंट आइडियल स्टैंडर्ड की। आइडियल स्टैंडर्ड में 2 पॉइंट्स आपने डिस्कस करने हैं। फर्स्ट पॉइंट आपने स्टूडेंट डिस्कस करना है दैट इज एक्सेसिबल एंड सेकंड इज इनवेरिएबल।
असेसिबल से मुराद क्या है स्टूडेंट्स? असेसिबल से मुराद है कि ये जो आप आइडियल स्टैंडर्ड ले रहे हैं वो हर किसी की एक्सेस में हो। और अगर बात करें इनवेरिएबल, मतलब जो स्टैंडर्ड आप कंसीडर कर रहे हैं वो टाइम के लिहाज से चेंज ना हो, दैट इज द इनवेरिएबल। उसके बाद स्टूडेंट अगर बात करें इस्टेब्लिशमेंट ऑफ प्रोसीजर टू मेजर इट, इसमें 2 पॉइंट्स आपने जहन में रखने हैं। सबसे पहले नंबर्स और उसके बाद यूनिट्स। उसके बाद स्टूडेंट्स नेक्स्ट पॉइंट इसमें डिस्कस करेंगे, दैट इज फिजिकल क्वांटिटीज। लास्ट बोर्ड पे फिजिकल क्वांटिटीज सिंपल मैंने आपको बता दिया था कि टोटल फिजिकल क्वांटिटीज कितनी है, जिसमें बेस, डिराइव्ड और सप्लीमेंट्री को डिस्कस किया था। यहां हम थोड़ी डिटेल में डिस्कस करेंगे बेस क्वांटिटीज कितनी हैं और कौन कौन सी है, डिराइव्ड क्वांटिटीज कौन कौन सी हो सकती हैं और सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज कौन सी हैं। आइए देखते हैं बेस क्वांटिटीज। स्टूडेंट अभी हमने लास्ट बोर्ड में डिस्कस किया कि बेस क्वांटिटीज टोटल 7 हैं। अब वो 7 बेस क्वांटिटीज क्या हैं ये आपको फिंगर टिप्स पे होनी चाहिए, आगे डायमेंशन के टॉपिक में भी ये हेल्प करेंगी, उसके अलावा इसमें से एमसीक्यू भी आ सकता है। स्टूडेंट बेस क्वांटिटी सबसे पहली है दैट इज लेंथ, उसके बाद बात करें दैट इज मैस, उसके बाद टाइम, करंट, टेम्परेचर, इंटेंसिटी ऑफ लाइट, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। अगर इसे काउंट करें स्टूडेंट ये टोटल 7 बेस क्वांटिटीज हैं। और इसके यूनिट की अगर बात करें तो लेंथ का यूनिट स्टूडेंट मीटर है, मैस का यूनिट केजी है और किलोग्राम, टाइम का यूनिट सेकंड, करंट का यूनिट एम्पेयर, टेम्परेचर का यूनिट केल्विन, इंटेंसिटी ऑफ लाइट की अगर बात करें तो उसका यूनिट है कैंडला, और नेक्स्ट अगर बात करें अमाउंट ऑफ सब्सटेंस उसका यूनिट है मोल। उसके बाद स्टूडेंट इसके सिंबल भी जो है वो आपने जहन में रखने हैं अपने। लेंथ की अगर बात करें तो इसका सिंबल है मीटर, उसके बाद किलोग्राम दैट इज केजी, सेकंड की बात करें वो स्मॉल एस से रिप्रेजेंट करेंगे, एम्पेयर में कैपिटल ए, केल्विन को के से रिप्रेजेंट करेंगे, कैंडला को सी डी से रिप्रेजेंट करेंगे और मोल को एम ओ एल से रिप्रेजेंट करेंगे। इसमें स्टूडेंट अगर बात करें 2 यूनिट्स कौन कौन से, एक ये किलोग्राम और दूसरा ये मोल। स्टूडेंट्स ये तो दोनों यूनिट्स हैं कौन से, मैस और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। अगर मैस की बात करें स्टूडेंट इसमें हम टोटल क्वांटिटीज को डिस्कस करते हैं, टोटल मैटर की कितनी क्वांटिटी है, क्लियर, मतलब कि फॉर एग्जांपल आपके पास 2 kg, 3 kg, 4 kg। जबकि अगर बात करें अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इसको आप मोल में लेते हैं, इसमें आप डिस्कशन करते हैं मॉलिक्यूल्स, एटॉमिक लेवल की, क्लियर। उसके बाद स्टूडेंट बात कर लेते हैं डिराइव्ड क्वांटिटीज। डिराइव्ड क्वांटिटीज स्टूडेंट यहां पर मैंने लिखा हुआ है, उधर लास्ट बोर्ड पे भी मेंशन था इनफाइनाइट होती हैं, यहां लिखा हुआ है वेरी लार्ज जो है वो तादाद में ये मौजूद होती हैं। और अगर यहां पर डिस्कस करें डिराइव्ड क्वांटिटीज कौन कौन सी हैं स्टूडेंट, 2 पॉइंट यहां पर मैंने लिख दिए हैं, वर्क और टॉर्क, क्लियर। अगर वर्क की बात करें स्टूडेंट एज वी नो वर्क का फॉर्मूला होता है एफ डी, ठीक है, और फोर्स की अगर बात करें तो ये बराबर होगा एम ए डी एज इट इज। अब गौर करिएगा यहां मैस ये देखिएगा बेस क्वांटिटी है, एक्सेलरेशन ये भी डिराइव्ड क्वांटिटी है, इसका अगर यूनिट देखें वो है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो मीटर भी एक बेस क्वांटिटी है, सेकंड भी एक बेस क्वांटिटी है। अगर नेक्स्ट बात करें दैट इज डिस्टेंस, तो डिस्टेंस भी स्टूडेंट आपको पता है एक बेस क्वांटिटी ही है। तो देखिएगा बेस क्वांटिटी से मिलकर ही डिराइव्ड क्वांटिटीज बनती हैं। उसके बाद स्टूडेंट बात कर लेते हैं टॉर्क। टॉर्क भी एक डिराइव्ड क्वांटिटी है, इसका यूनिट भी यहां डिस्कस किया है। टॉर्क जो है वो वर्क का यूनिट किसके बराबर होता है, जूल, और टॉर्क का यूनिट किसके बराबर होता है, न्यूटन मीटर के बराबर, क्लियर। स्टूडेंट वर्क का यूनिट, अगर टॉर्क का यूनिट और वर्क का यूनिट बेस में देखें तो दोनों सेम होते हैं, और अगर इसके यूनिट में जूल और न्यूटन मीटर में देखूं तो इसके यूनिट डिफरेंट होंगे, क्लियर। तो वर्क आपके पास एक स्केलर क्वांटिटी है, टॉर्क आपके पास एक वेक्टर क्वांटिटी है। ऑल्दो इसके यूनिट्स सेम होंगे
मगर बेस यूनिट्स अगर इसके सेम होंगे तो इन क्वांटिटीज को क्या हम ऐड कर सकते हैं? तो स्टूडेंट्स इन क्वांटिटीज को बिल्कुल हम ऐड नहीं कर सकते। आगे जाके वेक्टर में भी इसकी डिस्कशन आएगी कि दो क्वांटिटीज ऐड तब हो सकती हैं जब दोनों या तो स्केलर हो या तो वेक्टर हो। तो अगर देखा जाए तो वर्क यहां पे एक स्केलर क्वांटिटी है और टॉर्क यहां पे एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो इनको ऐड नहीं किया जा सकता। उसके बाद स्टूडेंट थर्ड अगर क्वांटिटी की बात करें दैट इज सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री में स्टूडेंट इसकी दो टाइप्स हैं, कौन कौन सी? एक है प्लेन एंगल, दूसरा है सॉलिड एंगल। अब प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल के दो यूनिट्स हैं, वो कौन कौन से हैं? प्लेन एंगल की बात करें तो वो रेडियन होगा, सॉलिड एंगल की बात करें तो वो स्टीरेडियन होगा। आइए स्टूडेंट्स अब हम रेडियन और स्टीरेडियन को डिस्कस करने के लिए नेक्स्ट बोर्ड की तरफ मूव करते हैं। जी स्टूडेंट्स, सबसे पहले बात कर लेते हैं स्टूडेंट प्लेन एंगल की। एज वी नो प्लेन एंगल का यूनिट होगा रेडियन और सॉलिड एंगल का यूनिट होगा स्टीरेडियन। ये दोनों पॉइंट्स आपने जहन में रखने हैं, इसके रिलेटेड हम एक एमसीक्यू भी डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट अगर बात करें प्लेन एंगल की तो ये प्लेन एंगल टू डायमेंशनल सरफेस के लिए। फॉर एग्जांपल आपके पास एक सर्कल है, सर्कल के सेंटर से किसी दो पॉइंट्स को आप मार्क कर लें। क्लियर? फॉर एग्जांपल ये आपके पास रेडियस आर आ जाएगा, ये आपके पास रेडियस आर आ जाएगा और ये आपके पास आर्क लेंथ जिसको एस से रिप्रेजेंट किया है। इस दौरान यहां पर जो एंगल बनेगा वो कहलाएगा किसके बराबर? 1 रेडियन। ये 1 रेडियन कब होगा? जब ये रेडियस और यहां पर स्टूडेंट आर्क लेंथ एक दूसरे के बराबर हो जाएंगी, तो यहां सेंटर में बनने वाला एंगल कहलाएगा 1 रेडियन। देखते हैं स्टूडेंट कैसे ये 1 रेडियन होगा। एज वी नो एस इज इक्वल टू आर थीटा के बराबर होता है। यहां अगर इसे मजीद सिंप्लीफाई करें स्टूडेंट, थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करें तो थीटा किसके बराबर है? एस ओवर आर। अब यहां पे गौर करिएगा एस किसके बराबर है? मैंने अभी आपको बताया 1 रेडियन के बराबर। 1 रेडियन क्या होता है कि जब ये रेडियस आर्क लेंथ के इक्वल हो जाए देन सेंटर ऑफ अ सर्कल में जो एंगल सबटेंड होता है वो कहलाता है 1 रेडियन। क्लियर? तो यहां पर हम पुट कर देंगे एस की जगह आर, तो ये सेम वैल्यूज कैंसिल आउट हो जाएंगी, यहां 1 बचेगा और थीटा यहां इसका यूनिट होगा रेडियन। क्लियर? सो ये एक्सप्लेन किया मैंने प्लेन एंगल। क्लियर? अब इसी में बात कर लेते हैं स्टूडेंट सॉलिड एंगल की। सॉलिड एंगल स्टूडेंट 3 डायमेंशनल सरफेस के लिए होता है और ये हमेशा स्फीयर में ही कंसीडर किया जाता है। इसको आप इस तरह समझ सकते हैं स्टूडेंट, एक आपके पास फॉर एग्जांपल एक फुटबॉल है या कोई एक स्फीयर है, उसके किसी पॉइंट सरफेस पर दो आप पॉइंट ड्रॉ कर लें या किसी सरफेस पर एक सर्कल बना दें। ठीक हो गया? उस सर्कल से जब आप कोन बनाएंगे तो उन कोन के दरमियान वाला जो एंगल होगा ना दैट इज स्टीरेडियन। क्लियर? वो कहलाएगा स्टीरेडियन। उसके बाद स्टूडेंट इसका जो फॉर्मूला बनेगा वो किसके बराबर है? ए इज इक्वल टू आर स्क्वायर इंटू थीटा। अब यहां से अगर मैं थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करना चाहूं तो वो किसके बराबर होगी? ए इधर आके डिवाइड होगा, ए ओवर आर स्क्वायर। स्टूडेंट यहां पर ए क्या है? एरिया एलिमेंट। क्लियर? ए को यहां पर एरिया एलिमेंट कहते हैं, मतलब यहां पर ये जो सरफेस होगी ना ये कहलाएगी एरिया एलिमेंट। क्लियर? उसके बाद स्टूडेंट यहां पर एरिया एलिमेंट की वैल्यू अगर किसके बराबर आ जाए? आर स्क्वायर के। यहां हमने बात की थी कि अगर ये जो आर्क लेंथ है इसकी वैल्यू बराबर आ जाए आर के, मगर यहां पर एरिया एलिमेंट की अगर वैल्यू बराबर हो जाए आर स्क्वायर के तो देखिएगा इधर ए की जगह आर स्क्वायर पुट कर देंगे, ये वैल्यू हो जाएगी कैंसल आउट, तो आंसर आ जाएगा आपके पास 1। और यहां पर यूनिट हमने यूज कर लिया स्टीरेडियन एस आर, चूंकि सॉलिड एंगल का यूनिट स्टूडेंट स्टीरेडियन होता है और उसका सिंबल होता है क्या? एस आर। स्टूडेंट इन दोनों को मजीद इसके समझने के लिए एक एमसीक्यू है जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और वो ई कैट में अक्सर पूछा भी गया है। तो आइए देखते हैं वो एमसीक्यू क्या है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सप्लीमेंट्री क्वांटिटी? ऑप्शंस आर अल्फा रेडियन, बीटा स्टीरेडियन, चार्ली बोथ ए एंड बी। स्टूडेंट इस एमसीक्यू पे गौर करें और अगर आप
ये लेक्चर सुन रहे हैं तो इस एमसीक्यू पे गौर करके मुझे बताएं इसका राइट ऑप्शन क्या बनेगा। जी बिल्कुल स्टूडेंट्स, आप में से मैक्सिमम स्टूडेंट सोचेंगे कि इसका राइट ऑप्शन बनेगा चार्ली, बोथ ए एंड बी, मगर वो तमाम स्टूडेंट गलत सोच रहे हैं। क्यों? क्योंकि यहां बात हो रही है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सप्लीमेंट्री क्वांटिटी। तो अभी हमने लास्ट पॉइंट में डिस्कस किया सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज कौन सी होती हैं, प्लेन एंगल एंड सॉलिड एंगल, और प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल के यूनिट रेडियन और स्टी रेडियन है। क्लियर? तो यहां पर बात हो रही है सप्लीमेंट्री क्वांटिटी। तो अगर यहां पर मौजूद होता प्लेन एंगल या सॉलिड एंगल तो हम उनको जो है वो करेक्ट करार देते, मगर यहां पर एक ऑप्शन मौजूद है दैट इज नन। तो इसका राइट ऑप्शन स्टूडेंट बनेगा नन, यानी के डेल्टा। उसके बाद मजीद एमसीक्यू स्टूडेंट इस टॉपिक को समझने के लिए दैट इज फॉर कंप्लीट रोटेशन वैल्यू ऑफ प्लेन एंगल इज। स्टूडेंट यहां पर बात हो रही है प्लेन एंगल की एक कंप्लीट रोटेशन के लिए वैल्यू क्या होगी। तो स्टूडेंट देखते हैं इसका राइट ऑप्शन क्या है। एज वी नो स्टूडेंट, यहां पर हमने फॉर्मूला पढ़ा S इज इक्वल टू आर थीटा। यहां से अगर मैं थीटा की वैल्यू निकालूं तो आर उस तरफ जाके हो जाएगा डिवाइड, तो थीटा किसके बराबर आ जाएगा S ओवर आर। अब यहां पे स्टूडेंट मैंने पुट किया है S की जगह 2 पाई आर। तो स्टूडेंट यहां पर क्वेश्चन में लिखा हुआ है फॉर कंप्लीट रोटेशन। स्टूडेंट एक कंप्लीट रोटेशन बेसिकली किसी भी सर्कल में सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल के बराबर होती है। क्लियर? तो यहां पर हम S की जगह सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल रिप्लेस करेंगे जो के बराबर होगा 2 पाई आर के। तो देखिएगा यहां पर S की जगह क्या पुट कर दिया 2 पाई आर, आर आर से हो गया कैंसिल, तो पीछे आपके पास आंसर क्या बचा 2 पाई रेडियन। तो इसका स्टूडेंट राइट ऑप्शन बनेगा दैट इज अल्फा 2 पाई रेडियन। नेक्स्ट पॉइंट के लिए स्टूडेंट हम अपने नेक्स्ट बोर्ड की तरफ मूव करते हैं। जी स्टूडेंट, नेक्स्ट एमसीक्यू क्या है? नेक्स्ट एमसीक्यू है फॉर अ कंप्लीट रोटेशन वैल्यू ऑफ सॉलिड एंगल। लास्ट एमसीक्यू में मैंने डिस्कस किया प्लेन एंगल की वैल्यू, अब हमने डिस्कस करना है सॉलिड एंगल की वैल्यू। स्टूडेंट सेम कॉन्सेप्ट, फॉर्मूला डिफरेंट, तो देखते हैं कैसे सॉल्व होगा। एज वी नो स्टूडेंट A इज इक्वल टू किसके बराबर होगा आर स्क्वायर इंटू थीटा। अब यहां से थीटा की वैल्यू सेपरेट आउट करें, कैसे करेंगे? सिंपल, आर स्क्वायर इस तरफ आके हो जाएगा डिवाइड, तो यहां पर रिलेशन क्या बनेगा थीटा इज इक्वल टू A ओवर आर स्क्वायर। क्लियर? अब यहां पर चूंकि बात हो रही है फॉर अ कंप्लीट रोटेशन और साथ सॉलिड एंगल की भी बात कर रहा है, तो अगर सॉलिड एंगल की बात करें और कंप्लीट रोटेशन की बात करें तो प्लेन एंगल में तो था 2 पाई आर दैट इज सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल। तो अगर बात कर रहे हैं हम सॉलिड एंगल की तो इसमें एरिया किसके बराबर आ जाएगा स्टूडेंट दैट इज 4 पाई आर स्क्वायर। इसमें एरिया आ जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर। तो आपने सिंपल क्या करना है, एरिया की जगह ये वैल्यू रिप्लेस कर देनी है दैट इज 4 पाई आर स्क्वायर। जब ये वैल्यू रिप्लेस करेंगे आर स्क्वायर से हो जाएगा कैंसल आउट, तो पीछे आपके पास आंसर बचा दैट इज 4 पाई टी रेडियन, जो कि आपका स्टूडेंट ऑप्शन बनता है अल्फा, दैट इज 4 पाई टी रेडियन। नेक्स्ट स्टूडेंट एक और एमसीक्यू डिस्कस करते हैं। आपकी बुक में एक टॉपिक है साइंटिफिक नोटेशन, उसके रिलेटेड एक एमसीक्यू है, उसको डिस्कस कर लेते हैं ताकि वो टॉपिक भी हमारा क्लियर हो जाए इसी एमसीक्यू के थ्रू। क्वेश्चन इज इन साइंटिफिक नोटेशन 134.7 कैन बी रिटन एज। स्टूडेंट इन साइंटिफिक नोटेशन 134.7 कैन बी रिटन एज। बहुत सिंपल और आसान सा एमसीक्यू है कि आपके पास साइंटिफिक नोटेशन में इस वैल्यू को आप कैसे लिख सकते हैं। स्टूडेंट इसमें 2 पॉइंट्स आपने याद रखने हैं। जब डेसिमल पॉइंट को राइट से लेफ्ट की तरफ मूव करवाएंगे, जब डेसिमल पॉइंट को राइट से लेफ्ट की तरफ मूव करवाएंगे तो माइनस वाली वैल्यूज पावर में आएंगी, और जब लेफ्ट टू राइट मूव करवाएंगे तब प्लस वाली वैल्यूज पावर में आएंगी। अब गौर करिएगा, इनवर्स हो गया। जब राइट टू लेफ्ट मूव करवाएंगे तब पॉजिटिव वाली वैल्यूज आएंगी, जब लेफ्ट टू राइट करवाएंगे
तो तब नेगेटिव वाली वैल्यूज आ जाएंगी। स्टूडेंट इसको करेक्ट कर लीजिएगा। तो देखते हैं इसका राइट ऑप्शन क्या बनता है स्टूडेंट। ये 134.7 डेसिमल पॉइंट ये रहा। अब इसको उठा के फर्स्ट नॉन जीरो वैल्यू पर लेके जाएंगे तो इसका आंसर बनेगा 1.34 क्रॉस 10 की पावर +2। क्लियर। और अगर ये पॉइंट एक और पॉइंट इसी में डिस्कस कर लेते हैं। अगर ये वैल्यू होती 0.0125, ठीक है, तो इसको अगर मैं साइंटिफिक नोटेशन में लिखना चाहूं तो कैसे लिखूंगा स्टूडेंट। इस पॉइंट को फर्स्ट नॉन जीरो नंबर के पास ले जाएं तो देखिएगा 1.25। देखें कितने नंबर आप पीछे लेके गए, 1 और 2, तो क्रॉस 10 की पावर -2 इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर। तो अभी जो एमसीक्यू डिस्कस कर रहे थे उसका आंसर स्टूडेंट बनेगा दैट इज अल्फा 1.347 क्रॉस 10 रेज टू पावर 2। नेक्स्ट एमसीक्यू स्टूडेंट डिस्कस कर लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अकॉर्डिंग टू द कन्वेंशन फॉर इंडिकेटिंग यूनिट्स। स्टूडेंट ये साइंटिफिक नोटेशन से रिलेटेड, उससे नीचे जो है वो एक टॉपिक और है जिसमें कन्वेंशन आई गई है कि यूनिट्स को किस किस अंदाज में आप लिख सकते हैं, उसके रिलेटेड एमसीक्यू और उसके भी मैक्सिमम पॉइंट जो है वो यहां पर क्लियर करने की कोशिश करूंगा। तो देखते हैं इसका एमसीक्यू क्या है। स्टूडेंट विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अकॉर्डिंग टू द कन्वेंशन फॉर इंडिकेटिंग यूनिट। अब देखते हैं कौन सा यूनिट कन्वेंशन के मुताबिक नहीं है। स्टूडेंट ऑप्शन देखते हैं इसकी। अल्फा है 10 न्यूटन, बीटा है 1 मिलीमीटर और 1 मिलीमीटर के दरमियान स्टूडेंट एक स्पेस है, और चार्ली है न्यूटन मीटर और डेल्टा है नन। अब देखते हैं इसका राइट ऑप्शन क्या है। एक एक ऑप्शन को डिस्कस करेंगे, एक एक पॉइंट क्लियर होता जाएगा। तो देखिएगा सबसे पहला पॉइंट है अल्फा। यहां पर मैंने करेक्शन भी की हुई है स्टूडेंट। कन्वेंशन यूनिट राइट करने का जो रूल है ना वो क्या है कि अगर फॉर एग्जांपल इस तरह आपने साइंटिस्ट का पूरा नाम यूनिट्स में मेंशन करना है तो आपने फर्स्ट लेटर स्मॉल अल्फाबेट में लिखना है। तो यहां पर अगर गौर करिएगा तो ये आ जाएगा 10 न्यूटन। देखें एन की जगह आ जाएगा स्मॉल एन। क्लियर। तो ये इसमें एरर है, इसका मतलब अल्फा राइट ऑप्शन नहीं होगा। अगर फॉर एग्जांपल आपने कैपिटल लिखना है तो सारा नाम लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ फर्स्ट अल्फाबेट कैपिटल में लिख दें, वो भी करेक्ट होगा। उसके बाद स्टूडेंट बीटा की अगर बात करें तो बीटा की अगर बात करें स्टूडेंट इसका आंसर बीटा का है 1 मिलीमीटर। तो स्टूडेंट ये दो प्रीफिक्सेस इसके दरमियान स्पेस नहीं होनी चाहिए। क्लियर। तो इसकी करेक्शन है ये 1 मिलीमीटर विदाउट स्पेस। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट चार्ली दैट इज न्यूटन मीटर। अब देखें स्टूडेंट न्यूटन अलग यूनिट है, मीटर अलग यूनिट है। क्लियर। अब इन दोनों के दरमियान स्पेस जरूरी है, ठीक हो गया, यूनिट लिखने के लिए। तो यहां पर स्पेस मौजूद नहीं है, इसका मतलब ये भी हमारा राइट ऑप्शन नहीं बनेगा। तो यहां लास्ट कोई राइट ऑप्शन नहीं है, तो इसका आंसर स्टूडेंट बनेगा डेल्टा, यानी कि ऑल ऑफ दीज। जी स्टूडेंट्स नेक्स्ट एमसीक्यू डिस्कस करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अकॉर्डिंग टू कन्वेंशन फॉर इंडिकेटिंग यूनिट्स। आइए देखते हैं स्टूडेंट इसके ऑप्शंस क्या हैं। अल्फा 10 न्यूटन, बीटा 1 मिलीमीटर, यहां मिलीमीटर के दरमियान स्टूडेंट होगी स्पेस ऑप्शन में। नेक्स्ट बात कर लेते हैं न्यूटन मीटर, चार्ली और डेल्टा नन। अब स्टूडेंट इसका हर जो पॉइंट है अल्फा, बीटा एंड चार्ली, ये अलग अलग रूल है। अब देखते हैं इसके पॉइंट्स को वन बाय वन डिस्कस करते हैं। अल्फा अगर बात करें स्टूडेंट यहां है 10 न्यूटन। अब 10 न्यूटन स्टूडेंट यहां पर जो रूल है लिखने का यूनिट्स, उसमें स्टूडेंट्स यहां पर जो न्यूटन है उसका जो फर्स्ट लेटर है वो स्मॉल होना चाहिए। अगर आपने कैपिटल लिखना है तो सिर्फ फर्स्ट अल्फाबेट ही आएगा। ओके। अगर इसमें नेक्स्ट बात करें दैट इज बीटा, तो बीटा की अगर बात करें स्टूडेंट इसका जो राइट ऑप्शन बनेगा बीटा, अगर इसको करेक्ट करें तो इसमें स्पेस नहीं होनी चाहिए। क्लियर। तो यहां आपके पास 1 मिलीमीटर, इसका जो करेक्शन बनेगी दैट इज 1 मिलीमीटर विदाउट एनी स्पेस। नेक्स्ट पॉइंट इज चार्ली दैट इज न्यूटन मीटर। स्टूडेंट जब दो यूनिट्स को हम राइट डाउन करते हैं तो उन दोनों यूनिट्स के दरमियान स्पेस लाजमी होनी चाहिए। तो चार्ली ऑप्शन में दोनों यूनिट्स के दरमियान स्पेस नहीं है, इसका मतलब हमारा चार्ली भी राइट ऑप्शन
नहीं हो सकता, तो पीछे स्टूडेंट्स हमारा डेल्टा ही बच गया। इसका मतलब इस पॉइंट का आंसर जो है वो डेल्टा है, दैट इज नन। नेक्स्ट एमसीक्यू डिस्कस करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग एरर कैन नॉट बी रिमूव्ड बाय टेकिंग एवरेज वैल्यूज। ऑप्शन इसके देख लेते हैं। अल्फा हमारे पास है जी पर्सनल एरर, बीटा की बात करें दैट इज सिस्टमैटिक एरर, चार्ली की बात करें दैट इज रैंडम एरर। स्टूडेंट इसमें जो हमें पता है एरर दो तरह के होते हैं, एक हमारे पास रैंडम एरर होता है, दूसरा सिस्टमैटिक। अगर रैंडम की बात करें तो वो बेसिकली ड्यू टू सम अननोन कॉजेज की वजह से होता है, तो इस वजह से हम एक्सपेरिमेंट को रिपीट करके, डिफरेंट एक्सपेरिमेंट करके, डिफरेंट ऑब्जर्वेशन नोट करके उस एरर को हम जो है वो किसी हद तक रिमूव कर सकते हैं, मगर टोटल एरर फिर भी रिमूव नहीं हो पाता। मगर अपनी आसानी के लिए कुछ हद तक जो है वो एवरेज लेके हम उस एरर को रिमूव कर सकते हैं। तो रैंडम एरर की बात करें तो स्टूडेंट उसमें ये पर्सनल एरर भी हो सकता है और रैंडम एरर चार्ली भी अवेलेबल है। और अगर बात करें यहां सिस्टमैटिक एरर, स्टूडेंट अगर सिस्टम ही खराब है तो जब भी उस सिस्टम से मेजरमेंट्स लेंगे तो हर बार उसमें प्रॉब्लम्स आएंगी। तो उन प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए हम क्या करते हैं स्टूडेंट, जीरो करेक्शन अप्लाई करते हैं। ये स्टूडेंट आपने एक्सपेरिमेंट किया होगा वर्नियर कैलिपर और स्क्रू गेज, जिसमें जीरो एरर का और जीरो करेक्शन का कॉन्सेप्ट है। क्लियर? अगर जीरो एरर होगा तो फाइनल मेजरमेंट्स में आपको एरर मिलेगा, उसको रिमूव करने के लिए आप जीरो करेक्शन अप्लाई करते हैं दोनों केसेस में, वर्नियर कैलिपर में भी और स्क्रू गेज में भी। तो इसका स्टूडेंट जो राइट ऑप्शन बनेगा दैट इज सिस्टमैटिक एरर। नेक्स्ट पॉइंट को डिस्कस करने के लिए स्टूडेंट्स हम अपने नेक्स्ट बोर्ड की तरफ मूव करते हैं। जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पॉइंट है जी नेक्स्ट एमसीक्यू। देखते हैं ये एमसीक्यू क्या है। अ मेजरिंग डिवाइस लीस्ट काउंट एज 1 मीटर, व्हाट एरर मस्ट बी प्रेजेंट इन इट। तो स्टूडेंट इसका जो राइट ऑप्शन है वो बनेगा डेल्टा 1 मीटर। देखते हैं इसका डेल्टा राइट ऑप्शन कैसे बनेगा। स्टूडेंट कोई भी इंस्ट्रूमेंट उसका जितना लीस्ट काउंट होता है उसमें उतना ही एरर के जो है वो चांसेस होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास वर्नियर कैलिपर की बात करें तो उसका अगर लीस्ट काउंट की बात करें तो दैट इज 0.01 सेंटीमीटर वर्नियर कैलिपर का लीस्ट काउंट है, तो उसमें जीरो एरर भी 0.01 सेंटीमीटर ही होगा। क्लियर? तो जितना लीस्ट काउंट उतना एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी, और एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी लीस्ट काउंट ही कहलाता है। तो इसका स्टूडेंट राइट ऑप्शन बनेगा डेल्टा। क्यों? क्योंकि उस डिवाइस का लीस्ट काउंट है 1 मीटर। नेक्स्ट पॉइंट स्टूडेंट इसमें डिस्कस करते हैं हम, जो कि है सिग्निफिकेंट फिगर से रिलेटेड। अब देखते हैं सिग्निफिकेंट फिगर क्या होता है। आज मैं आपको इंशाल्लाह इसकी डेफिनेशन बताऊंगा और इस डेफिनेशन की प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग करवाऊंगा, क्योंकि स्टूडेंट्स को काफी जो है वो इस डेफिनेशन को समझने में प्रॉब्लम आती है। तो देखते हैं स्टूडेंट सिग्निफिकेंट फिगर क्या होता है। स्टूडेंट इन एनी मेजरमेंट एक्यूरेटली नाउन डिजिट and first doubtful digit is called significant figures। अब देखते हैं इस डेफिनेशन को एमसीक्यू के रिलेटेड आप कैसे अच्छे से समझ सकते हैं। फॉर एग्जांपल स्टूडेंट इन एन एक्सपेरिमेंट अ स्टूडेंट मेजर्स लेंथ 3 टाइम्स। एक स्टूडेंट एक्सपेरिमेंट करता है और वो लेंथ को 3 बार मेजर करता है। फॉर एग्जांपल स्टूडेंट वो लेंथ कौन कौन सी हैं? एक आपके पास 3.14298, दूसरी आपके पास है जी 3.14398 और तीसरी है 3.14398। स्टूडेंट इन तीनों लेंथ पर, इन तीनों मेजरमेंट्स पर जब आप गौर करें तो इसमें अगर गौर करें स्टूडेंट 3.14, 3.14, 3.14, 3.14 के बाद जो आने वाला डिजिट है वो तीनों मेजरमेंट्स में डाउटफुल है। यहां पर देखें तो 2 है, यहां पर देखें तो 3 है और यहां पर फॉर एग्जांपल मैं 4 ही कंसीडर कर लेता हूं। तो तीनों पॉइंट्स में जो है वो जो डाउटफुल डिजिट है जो है वो फर्स्ट सिग्निफिकेंट फिगर्स के बाद जो डाउटफुल डिजिट है वो कौन सा है? यहां पर 2 है, यहां पर 3 है, यहां पर 4 है। क्लियर?
तो आपने क्या करना है, सिग्निफिकेंट फिगर कैलकुलेट करने के लिए आपने सिंपल डेफिनेशन को जहन में रखना है। इन एनी मेजरमेंट एक्यूरेटली नाउन डिजिट, यहां पर एक्यूरेटली नाउन डिजिट कौन से हैं, 3.14, 3.14 और 3.14, और 3.14 के बाद एक ही तीनों में डाउटफुल हो रहा है, वो काउंट करके टोटल सिग्निफिकेंट फिगर आपने बता देने हैं। तो स्टूडेंट ये देखिएगा 3.14 साथ 2 ऐड कर लें तो 4 बन जाएगा, 3.14 3 ऐड कर लें तो 4 बन जाएगा, 3.14 और लास्ट 4 ऐड कर लें तो वो 4 बन जाएगा। क्लियर? तो इसका जो राइट ऑप्शन स्टूडेंट बनेगा दैट इज चार्ली 4। उसके बाद स्टूडेंट्स सिग्निफिकेंट फिगर्स के कुछ रूल्स हम डिस्कस करेंगे। तो रूल्स की तरफ अगर आए तो रूल्स फॉर डिफरेंट मेजरमेंट्स, इसके 2 पॉइंट्स सबसे पहले डिस्कस करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऑल नॉन जीरो नंबर्स आर सिग्निफिकेंट। हर वो नंबर जो जीरो नहीं है वो सिग्निफिकेंट होगा। एक पॉइंट जो आपने अपने जहन में रखना है। दूसरा पॉइंट, जीरो में और में नॉट बी सिग्निफिकेंट। जीरो सिग्निफिकेंट हो भी सकता है और जीरो सिग्निफिकेंट नहीं भी हो सकता। अब इसके पॉइंट्स डिफरेंट है, वो 1 बाय 1 हम डिस्कस कर लेते हैं। अब देखिएगा स्टूडेंट, पहला पॉइंट जो हम डिस्कस करेंगे वो कौन सा है, ऑन द लेफ्ट ऑफ नॉन जीरो नंबर विल नॉट बी सिग्निफिकेंट। ऑन द लेफ्ट ऑफ नॉन जीरो नंबर, फॉर एग्जाम्पल आपके पास स्टूडेंट एक सिग्निफिकेंट फिगर है ये 76, इसके पीछे जितने भी जीरोज हैं स्टूडेंट ये सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट नहीं होंगे। क्लियर? तो इसमें अगर सिग्निफिकेंट फिगर की बात करें तो वो 2 होगी। नेक्स्ट अगर बात करें, जीरो टू राइट में और में नॉट बी सिग्निफिकेंट। अगर जीरो सिग्निफिकेंट फिगर के राइट पर है तो वो सिग्निफिकेंट हो भी सकता है और नहीं भी। स्टूडेंट इस पॉइंट को थोड़ा सा आगे जाके मैं एक्सप्लेन करूंगा पॉइंट डिफरेंट एग्जांपल्स के साथ। थर्ड, इससे पहले पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं, जीरो इनक्लोज्ड बिटवीन 2 नॉन जीरो नंबर विल बी सिग्निफिकेंट। कि अगर जीरो 2 नॉन जीरो नंबर्स के दरमियान आ जाए तो वो सिग्निफिकेंट काउंट होता है। इसकी एग्जांपल हम कंसीडर कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास स्टूडेंट है 70007, तो ये 2 नॉन जीरो नंबर के दरमियान सिग्निफिकेंट, 2 नॉन जीरो नंबर के दरमियान जीरो हैं तो इनको सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट करेंगे। तो इसमें अगर सिग्निफिकेंट फिगर की वैल्यू देखें दैट इज 4। और एग्जांपल ले लेते हैं 7.009, तो अगर इसमें देखें तो 1 2 3 4, तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितने होंगे, टोटल 4। तो यहां से कंक्लूजन सिंपल ये निकला कि जो जीरो, अगर नॉन जीरो नंबर के राइट साइड पर जीरो आता है वो सिग्निफिकेंट फिगर हो सकता भी है और नहीं भी, और अगर लेफ्ट पर आता है वो नहीं होता। और अगर जीरो 2 सिग्निफिकेंट फिगर के सेंटर में आते हैं, जो कि ये मैंने एग्जांपल में बताया, तो वो सिग्निफिकेंट फिगर काउंट होगा। उसके बाद स्टूडेंट इसमें ये जो पॉइंट मैंने सेकंड वाला डिस्कस किया कि जीरो टू राइट में और में नॉट बी सिग्निफिकेंट, इसको डिस्कस करने के लिए हम जो है वो नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। तो यहां पर स्टूडेंट जीरो टू राइट ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स, इसके कुछ पॉइंट्स हैं जो आपने जहन में रखने हैं। सबसे पहले है जी डेसिमल फ्रैक्शन, उसके बाद इंटीजर्स। पहले डेसिमल फ्रैक्शन को डिस्कस कर लेते हैं। स्टूडेंट डेसिमल फ्रैक्शन की अगर बात करें तो डेसिमल फ्रैक्शन में ये 2 एग्जांपल यहां पर मौजूद हैं। अब गौर करिएगा, यहां पर जीरो किस साइड पे है, राइट साइड पे, यहां पर जीरो किस साइड पे है, राइट साइड पे। ठीक हो गया? तो इनको हम क्या करेंगे, सिग्निफिकेंट फिगर कंसीडर करेंगे। तो यहां पर अगर सिग्निफिकेंट फिगर की तादाद देखें तो वो क्या बन जाएगी, 4, और अगर यहां पर सिग्निफिकेंट फिगर की तादाद देखें तो वो बन जाएगी 5। तो यहां पे आ जाएगा सिग्निफिकेंट फिगर किसके बराबर है, 5 के बराबर। क्लियर? उसके बाद ये तो थे डेसिमल फ्रैक्शन में। अगर डेसिमल फ्रैक्शन में आपके पास जो है वो मेजरमेंट्स हो तो उसमें सिग्निफिकेंट फिगर आप कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। अब अगर बात करें इंटीजर्स की, इंटीजर की बात करें स्टूडेंट, अगर आपके पास 8000 kg एक मेजरमेंट है, क्लियर, तो इसका लीस्ट काउंट आप कैसे, इसका जो सिग्निफिकेंट फिगर आप कैसे डिसाइड करेंगे, ये सिग्निफिकेंट फिगर डिसाइड करेगा स्टूडेंट लीस्ट काउंट। क्लियर? अब इसको 1 बाय 1 2 पॉइंट्स के साथ मैंने यहां पर एक्सप्लेन किया हुआ है। तो अगर देखिएगा इस मेजरमेंट के अकॉर्डिंग अगर इसका लीस्ट काउंट 1 kg है, अगर इसका लीस्ट काउंट 1 kg है तो स्टूडेंट 8000 kg, अगर यहां पर पॉइंट है, यहां पर फॉर एग्जांपल 8000 है,
यहां पर पॉइंट है, डेसिमल पॉइंट, इसको उठा के मैं यहां पर लेके आऊं तो पॉइंट को मैं राइट से लेफ्ट की तरफ लेके आया हूं तो जो पावर है उसमें प्लस आएगा। क्लियर? तो यहां पर आ जाएगा 10 की पावर 3 kg। तो देखिएगा ये टोटल कितने जो है वो नंबर्स आए, ये 4 सिग्निफिकेंट फिगर कंसीडर होंगे। ये कौन सा केस है? जिस केस में लीस्ट काउंट 1 kg होगा। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, जिस केस में लीस्ट काउंट स्टूडेंट होगा 10 kg, उस केस में क्या होगा स्टूडेंट? ये 10 का एक जीरो इसके एक जीरो से हो जाएगा कैंसल, पीछे बचेगा आपके पास 800 ग्राम। तो 800 में पॉइंट इस तरफ लेके आए तो देखिएगा ये आ जाएगा 10 की पावर 2। तो देखिएगा ये टोटल कितने नंबर्स बचे? दैट इज 3। तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर की तादाद कितनी हो जाएगी? 3। क्लियर? तो स्टूडेंट इन दो एग्जांपल से ये हमें आइडिया हुआ कि सिग्निफिकेंट फिगर इंटीजर्स की बात करें तो वो लीस्ट काउंट पर डिपेंड करता है। तो इन दोनों एग्जांपल से ये कंक्लूजन स्टूडेंट क्या निकला कि अगर लीस्ट काउंट जितना ज्यादा होगा इंटीजर्स में तो उतनी जो है वो सिग्निफिकेंट फिगर की तादाद कम होगी। जिस तरह इसमें देखें लीस्ट काउंट कितना था 1, तो सिग्निफिकेंट फिगर थे 4। यहां अगर देखें लीस्ट काउंट था 10 तो सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं? 3। तो अगर लीस्ट काउंट 100 kg कर दें तो उसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितने हो जाएंगे? 2। तो देखिए लीस्ट काउंट बढ़ा और सिग्निफिकेंट फिगर क्या हुए? कम हुए। तो इस एग्जांपल से जो है वो इस पॉइंट को आप मार्क कर लीजिएगा। इसी से जो है वो ये कॉन्सेप्ट आप इजीली सीख सकते हैं। आइए स्टूडेंट एक एमसीक्यू डिस्कस करते हैं और इस एमसीक्यू के रिलेटेड दो इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करते हैं और फाइनली हम क्या करेंगे? राउंडिंग ऑफ वाले टॉपिक को डिस्कस करेंगे। तो देखते हैं एमसीक्यू क्या है। इन कैलकुलेशन 5.348 क्रॉस 10 रेज टू पावर -2 क्रॉस 3.64 10 की पावर 4 और लास्ट में आपके पास वैल्यू फॉर एग्जांपल बचती है 1.336। अब स्टूडेंट इन वैल्यूज को अगर मैं सॉल्व करूं तो आपके पास ये जो है वो क्वेश्चन में वैल्यू गिवन है। ठीक हो गया? मतलब ये पूरा सवाल है ये और ये इक्वल के इस तरफ। अब हमने क्या बताना है? हमने बताना है हाउ मेनी सिग्निफिकेंट फिगर्स आर देयर। स्टूडेंट यहां पर एक आपने रूल याद रखना है, अगर मेजरमेंट्स मल्टीप्लाई या डिवाइड हो रही हूं, अगर मेजरमेंट्स मल्टीप्लाई या डिवाइड हो रही हूं तो आपने सिंपल क्या करना है? जो नंबर्स, जो मेजरमेंट्स मल्टीप्लाई या डिवाइड हो रही हैं उसमें देखना है कि सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर वाली मेजरमेंट कौन सी है, तो आपका फाइनल आंसर उसी में आना चाहिए। क्लियर? तो यहां पे अगर देखें तो 5.348 अगर इसमें सिग्निफिकेंट फिगर देखें तो वो बन जाएंगे 4। अगर यहां पर देखें 3.64 तो यहां सिग्निफिकेंट फिगर होंगे 3 और अगर यहां बात करें 1.336 तो यहां सिग्निफिकेंट फिगर होंगे स्टूडेंट 4। तो अगर देखा जाए तो ये ऐसी मेजरमेंट है जिसमें सिग्निफिकेंट फिगर की तादाद होगी लीस्ट। तो अगर इसकी तादाद लीस्ट होगी तो फाइनल जो आंसर है वो इन्हीं में कंसीडर होगा। तो गौर करिएगा यहां पे है 1 4 5 6 7 8 9 8 2। अब देखिए कितने ही नंबर्स हैं आगे, मगर हमने सारे नंबर्स नोट नहीं करने, हमने अपने पर्टिकुलर रिजल्ट लेने हैं। तो पर्टिकुलर रिजल्ट लेने के लिए स्टूडेंट क्या करेंगे? सिंपल लास्ट हमने ये डिजिट देखे, ये कितने हैं? 3। तो देखिए इसका आंसर भी 3 ही सिग्निफिकेंट फिगर में होना चाहिए। क्लियर? तो देखें इसके ऑप्शंस में अल्फा ऑप्शन मौजूद है जिसमें 3 ऑप्शन मौजूद है। क्लियर? तो इसमें सिंपल आपने याद रखना है मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के केस में जो सबसे मतलब कि कम सिग्निफिकेंट फिगर वाली मेजरमेंट में ही आपका लास्ट आंसर आना चाहिए। ओके? उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं एडिशन और सब्ट्रैक्शन का। तो ये भी तकरीबन उसी तरह से, इसमें कॉन्सेप्ट थोड़ा चेंज है। आपने फॉर एग्जांपल 3 मेजरमेंट्स हैं, आपने इन तीनों मेजरमेंट्स को सिंपल क्या कर लिया? एड अप कर लिया। अब जब आपने इन तीनों मेजरमेंट को एड अप कर लिया तो आपका आंसर आया 8.1273। अब आपने जो राइट ऑप्शन है, आपने मतलब इसका आंसर कितने सिग्निफिकेंट फिगर में रखना है ये आपको कैसे पता लगेगा? आपने सिंपल स्टूडेंट ये देखना है कि तीनों मेजरमेंट्स या जो मेजरमेंट्स ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रही हैं उसमें देखना है सबसे पॉइंट के बाद
पॉइंट के बाद सबसे कम नंबर वाला मेजरमेंट कौन सी है? तो अगर देखें ये पॉइंट के बाद कितने हैं 4, ये पॉइंट के बाद 3 है और ये पॉइंट के बाद कितने हैं 2, मतलब डेसिमल पॉइंट के बाद डेसिमल प्लेसेस कितने हैं? जो कम से कम डेसिमल प्लेस होगा उसमें ही आपने जो है सिग्निफिकेंट फिगर में फाइनल आंसर अपना नोट करना है। तो यहां देखिएगा 8.1273, पॉइंट के बाद कितने नंबर हैं 2, सबसे कम इसमें है, तो पॉइंट के बाद हमारे पास आंसर में भी 2 सिग्निफिकेंट फिगर होने चाहिए। तो देखिएगा 8.12 आना चाहिए था, मगर स्टूडेंट यहां पर मैंने 13 लिखा। अब ये 13 लिखने के पीछे क्या साइंस है, इसको समझने के लिए स्टूडेंट हमें राउंडिंग ऑफ वाला पॉइंट समझना पड़ेगा। आइए चलते हैं राउंडिंग ऑफ पॉइंट समझने के लिए अपने नेक्स्ट बोर्ड की तरफ। जी स्टूडेंट, तो अब पॉइंट हम डिस्कस करेंगे राउंडिंग ऑफ डेटा। तो राउंडिंग ऑफ डेटा में स्टूडेंट 3 पॉइंट्स अपने जहन में रखने हैं। पहला पॉइंट क्या है, इफ नंबर इज ग्रेटर देन 5 देन सिंपली एडिट 1 इन रिटेन्ड नंबर। मतलब कि अगर आपके पास लास्ट डिजिट 5 से ग्रेटर है तो 5 से पहले वो उस नंबर लास्ट डिजिट से पहले जो नंबर आपने रिटेन करना है उसमें एक नंबर का आप इजाफा कर देंगे। क्लियर? कैसे करेंगे अभी हम एग्जांपल में इंशाल्लाह उसको डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास इफ नंबर इज लेस देन 5, अगर आपके पास जो नंबर है वो 5 से छोटा है, तो अगर नंबर 5 से छोटा है तो स्टूडेंट हम 1 का इजाफा नहीं करेंगे। क्लियर? और तीसरा पॉइंट स्टूडेंट, अगर नंबर 5 है, अगर लास्ट डिजिट जो आपने ड्रॉप ऑफ करना है वो 5 है, तो उसके लिए 2 पॉसिबिलिटीज हैं। 2 पॉसिबिलिटीज क्या हैं कि अगर आपके पास रिटेन्ड नंबर ऑड है, मतलब 5 से पीछे वाला नंबर ऑड है तो 1 का इजाफा करेंगे, और अगर 5 से पीछे वाला नंबर इवन है तो 1 का इजाफा नहीं करेंगे। इसको आप इस तरह भी सिंपल याद रख सकते हैं, ऑड ऐड, ऑड ऐड के ऑड से ऐड करना है, और इवन नेवर, इवन नेवर, इवन नेवर, मतलब जहां इवन होगा उसमें आपने कोई इजाफा नहीं करना। स्टूडेंट इसके लिए कुछ एग्जांपल जो है डिस्कस करते हैं जिससे ये तीनों पॉइंट्स इंशाल्लाह आपको क्लियर हो जाएंगे। तो देखिएगा फर्स्ट एग्जांपल यहां पर 56.8546। अब यहां पे जब आपने राउंडिंग ऑफ करना शुरू करनी है स्टूडेंट तो आपने लास्ट डिजिट से स्टार्ट करना है। तो गौर करिएगा लास्ट डिजिट यहां पे 6 है, तो 6 5 से बड़ा है, तो 5 से बड़ा है तो फर्स्ट रूल अप्लाई करेंगे, 5 से बड़ा उससे पीछे वाला एक नंबर जो कि रिटेन्ड होगा उसमें 1 का इजाफा हो जाएगा। तो यहां पर यह नंबर बनेगा 8544 की जगह यहां पे आ जाएगा 5 और 6 को हम ड्रॉप ऑफ कर देंगे। अब नेक्स्ट पॉइंट इसमें देखें तो 5, अब 5 का मतलब कि अगर थर्ड जो है वो रूल यहां पर अप्लाई होगा, अगर जो लास्ट नंबर जो आपने ड्रॉप्ड ऑफ करना है अगर वो इक्वल टू 5 है देन हम देखेंगे उससे पीछे वाला नंबर ऑड है या इवन। क्लियर? तो स्टूडेंट इसका आंसर आप सोचें और कोशिश करें कि इसका आंसर आप पहले से ही तैयार कर लें। तो गौर करें 855, तो 5 से पहले कौन सा है? ऑड। तो देखें ऑड और ऐड, ऐड किसको करना है? 1 को। तो गौर करिएगा यहां पे आ जाएगा 8 6। ओके, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट इसमें अगेन 0.86। अब 6 जो नंबर है जो ड्रॉप्ड ऑफ करना है वो 5 से बड़ा, तो 5 से अगर बड़ा तो उससे पिछले नंबर में 1 का इजाफा करेंगे। तो 6 से पहले 8 है, 8 में 1 का इजाफा होगा तो यहां आंसर आएगा 56.9। क्लियर? तो यहां पर आपकी बुक में स्टूडेंट इसका जो आंसर है दैट इज 56.8, ये मिस्टेक है वहां पे, तो इसको आप करेक्ट कर लीजिएगा। नेक्स्ट एग्जांपल डिस्कस करते हैं दैट इज 64.350। अब इसमें गौर करिएगा लास्ट डिजिट 0 है, अगर लास्ट डिजिट 0 है तो गौर करिएगा ये 5 से लेस है तो इसको हम वैसे ही पीछे कर देंगे क्योंकि 1 का इजाफा तो होगा नहीं। उसके बाद पीछे बच गया आपके पास 35, तो 5 लास्ट डिजिट कौन सा है स्टूडेंट? 5।
अगर 5 लास्ट डिजिट है तो स्टूडेंट गौर करिएगा इसका ये पॉइंट अगेन कि अगर 5 होगी लास्ट डिजिट जो ड्रॉप ऑफ करना है, अगर वो 5 होगा और उससे पीछे होगा ऑड तो हम 1 का इजाफा कर देंगे। तो 5 से पहले क्या जी ऑड 3, तो इसमें 1 का इजाफा कर देंगे, दैट इज 64.4। नेक्स्ट पॉइंट जो इसमें डिस्कस करना है दैट इज स्टूडेंट 73.650, दैट इज अनदर एग्जांपल। यहां पर भी अगेन लास्ट जो नंबर है दैट इज 0 और इस 0 को हम क्या कर देंगे ड्रॉप ऑफ, क्योंकि 5 से छोटा है। नेक्स्ट बच जाएगा 65। अब यहां पर 5 लास्ट जो है वो डिजिट जिसको आपने ड्रॉप ऑफ करना है, ये दो रूल अप्लाई होंगे। इसमें हमने देखना है 5 से पहले इवन है या ऑड, तो अगर गौर करें 5 से पहले यहां पर इवन है, तो अगर 5 से पहले स्टूडेंट यहां पर इवन है तो क्या करेंगे, गौर करिएगा, ये जो 5 है इससे पहले जो इवन है उसमें 1 का हम क्या कर देंगे, 1 का इजाफा नहीं करेंगे। उसकी वजह यह है कि 5 से पहले इवन है और इवन के केस में इवन नेवर हमने डिस्कस करना है। तो इसका जो आंसर बनेगा दैट इज 73.6। जी स्टूडेंट्स, दैट वाज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। होप यू वेल अंडरस्टैंड। अगले लेक्चर तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।